नमस्कार दोस्तों, CA लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार हम हाजिर हैं एक नई भूतिया कहानी के साथ। यकीन मानिए ये कहानी आपके दिल को दहलाने वाली है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है पटना विश्वविद्यालय के BSc सेकेंड ईयर के दो छात्रों की, जिन्हें एडमिशन के लिए पटना जाना पड़ता है और वहीं पे वो पटना के ही हॉस्टल में ठहरते हैं। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। सुबह 9 से 6 की क्लासेस लेकर थका हारा शाम को वापस आते थे वो दोनों दोस्त और खा पी कर फिर सो जाते थे। ये हॉस्टल काफ़ी पुराना बना हुआ था और इस हॉस्टल की संपत्ति पे कई तरह के केस भी चल रहे थे। ऐसा माना जाता था कि इस संपत्ति के विवाद में इस हॉस्टल के चलते कई खून हुए। जिसने भी इस हॉस्टल को बनवाया था उसने इसकी नींव सिर्फ खून पे ही रखी थी, यानी लाशों की ढेर पे। एक बाहुबली का ये हॉस्टल और उसके द्वारा किए गए अनेक कुख्यात कांड अब लोगों के जुबां पे प्रचलित थे, जो कि कभी कभी इस हॉस्टल की दीवारों को दहलाने के लिए काफ़ी होते थे। शाम होते ही उस हॉस्टल में अजीब सा सन्नाटा छा जाता था, मानो सब ठहर सा गया हो। एक बार की बात है, रात के 2 बजे करीब दोनों दोस्त पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी एक तेज चीखने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। राहुल दौड़कर दरवाज़ा खोलता है और बाहर की तरफ झांकता है, जहाँ से ये आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। उसके पीछे विवेक भागा भागा आता है और कहता है, क्या हुआ राहुल, ये कैसी आवाज़ थी? राहुल कहता है, यार वहीं तो देख रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मानो कुछ बहुत बुरा हुआ है। दोनों दोस्त छज्जे पे खड़े होकर काफ़ी देर तक इधर उधर झांकते रहे, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद वो वापस कमरे में आ जाते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है वो दोनों दोस्त इस आवाज़ के बारे में बात करने लगते हैं। तभी विवेक कहता है, क्यों ना इसके बारे में हम बाकी लोगों से भी पूछें, उन्होंने भी तो सुनी होगी इस आवाज़ को। राहुल कहता है, हाँ बिल्कुल, जब हमें इतने साफ आवाज़ सुनाई दी तो उन्हें भी सुनाई दिया होगा। चलो इसके बारे में किसी से बात करते हैं। दोनों दोस्त को रहा नहीं गया, वो इस राज का पता लगाने के लिए अपने बगल वाले कमरे में जाते हैं और वहाँ पे रह रहे दोनों बच्चों से पूछताछ करते हैं। वो कहते हैं, हाँ ये आवाज़ हमें सुनाई दी है, लेकिन ये नहीं पता ये आवाज़ आई कहाँ से। मैं काफ़ी नींद में था, इस वजह से मैं उठकर कुछ देख नहीं पाया। मुझे लगा शायद मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन अब तुम लोग कह रहे हो तो ये सपना नहीं था, शायद हकीकत थी। तभी राहुल ने उस लड़के के दूसरे दोस्त से पूछा, तुझे भी ये आवाज़ सुनाई दी? तू तो जग रहा था शायद, तेरे रूम की लाइट भी जली हुई थी। वो कह रहा, हाँ मैं भी पढ़ाई कर रहा था उस वक्त, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। ये बात बिल्कुल भी अजीब थी, जहाँ 2 कमरों में इन दोनों दोस्तों को वही आवाज़ आती है, उस लड़के को नींद में वो आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस लड़के को वो आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी? आखिर ये सब क्या हो रहा है? उस हॉस्टल में एक बूढ़ा आदमी था, जो कि 20 सालों से वहाँ पे वॉचमैनी का काम कर रहा था। राहुल उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि बाबा, क्या आपको भी रात को कोई आवाज़ सुनाई दी थी करीब 2 बजे के करीब? आप तो रात भर जगते रहते हैं। बूढ़ा आदमी सर हिलाता है, कहता है, नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं सुना। तभी दोनों दोस्त वापस मुड़कर जाने लगते हैं। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर शांत सा था, लेकिन वो दोबारा से बोल पड़ता है, कहता है, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, इस हॉस्टल के बारे में कई राज दफन हैं, उसको उखाड़ने में मत लगो, और हाँ पीछे गंगा घाट तो बिल्कुल मत जाना। बूढ़े की आवाज़ सुनते ही राहुल विवेक रुक जाते हैं और दोबारा से पीछे मुड़ते हैं। बूढ़े से कहते हैं, बाबा क्या कहा आपने, कौन सा राज, और इस हॉस्टल के बारे में हमें भी बताएं आप, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो अजीब सा है। रात होते ही अजीब सी मनहूसियत होती है, आसपास इंसानों का बसर नहीं, सिर्फ 20 लोग ही हैं इस हॉस्टल में, 102 कमरे, आखिर बाकी लोग क्यों नहीं आते यहाँ पे? बेसमेंट में ताले क्यों हैं और छत पे जाने वाला रास्ता बंद क्यों कर दिया गया है? आखिर आसपास
क्यों इतना सन्नाटा है? यहाँ पर पहले क्या हुआ था? बूढ़ा आदमी झल्लाता हुआ कहता है, सुना नहीं तुमने? गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। पढ़ाई लिखाई कर लो, आईएएस वाईएएस बन जाओ। इन सब चक्करों में पड़ोगे तो बेमौत मारे जाओगे। राहुल और विवेक दोनों अपने कमरे में आते हैं। खाना पीना खाकर सो जाते हैं। रात के करीब 11 बजते हैं, लेकिन उनके दिमाग में इस राज को पता करने की बात गूंज रही थी। इसलिए उन दोनों ने दीवार फांदकर हॉस्टल से बाहर निकलकर इस राज के बारे में तफ्तीश करने का फैसला ले लिया था। सबसे पहले वो गंगा घाट की तरफ जाते हैं, जहाँ से ये आवाज़ सुनाई दे रही थी। उनके हाथ में एक टॉर्च था, जिसकी रोशनी काफ़ी तेज थी। दोनों दोस्त तेजी से गंगा घाट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ हलचल सुनाई दी। ये आवाज़ उन्हें जंगलों से आ रही थी। गंगा किनारे एक टापू था, जहाँ पे काफ़ी पेड़ थे। वो दोनों दोस्त उस तरफ बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे कर कर अंदर झाड़ियों के बीच जाने लगते हैं। लेकिन उनके मन में उतना ही ज़्यादा डर सा हो रहा था कि आखिर ये क्या था और ये सरसराहट किस चीज़ की थी। ये कोई जंगली जानवर था या किसी इंसान के चलने की आवाज़। चांदनी रात में गंगा का पानी चमक रहा था, मानो चांद उतर आया हो उस पानी में। सितारे अपनी अलग ही रौनक बिखेर रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं मन को छू रही थीं और रात की सनसनाहट दिल को झकझोर रहा था। दोनों दोस्त अंदर जंगल में जा ही रहे थे कि उन्हें अचानक से एक तेज फिर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों दोस्त तेजी से उस आवाज़ की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी उन पर अचानक से जंगली सियारों ने हमला बोल दिया। ये पैरों की आवाज़ उन सियारों के ही थे जो झुंड में जंगल में एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। और जैसे ही सियारों के बीच इन दोनों पहुँचे, उन सियारों ने इन पर हमला बोल दिया। सियारों ने इन दोनों दोस्तों को बुरी तरह से चोटिल कर दिया था। किसी तरह ये दोनों दोस्त जान बचाकर वापस हॉस्टल आए। कई दिनों तक ये दोनों दोस्त कमरे से बाहर नहीं निकले, क्योंकि अगर इनके घाव के बारे में किसी को पता चल जाता तो लोग तरह तरह के सवाल पूछते कि आखिर इतनी रात को वो गंगा घाट की तरफ क्यों गए। कई दिन बीत जाते हैं। जब घाव बिल्कुल सही हो जाता है, दोनों दोस्त क्लास करने फिर से जाते हैं, लेकिन क्लास में करीब 1 महीने से इनकी मौजूदगी न होने के कारण प्रिंसिपल इन पे बुरी तरह से भड़क जाता है और इन दोनों को सज़ा के तौर पे अपने माँ बाप को बुलाने के लिए कहता है। पर इससे ये दोनों दोस्त बेहद ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अगर माँ बाप आते हैं तो वो उनको क्या जवाब देगा। खैर, जैसे तैसे माफ़ीनामा लिखते हुए इनकी सज़ा कम हो जाती है और कुछ रुपए देकर इन्हें दोबारा से एडमिशन मिल जाता है। अब दोनों दोस्त बिल्कुल पहले की तरह ही कॉलेज आते और जाते और खा पी कर सो जाते थे। एक बार की बात है, दिवाली से पहले लगभग में हॉस्टल के सभी बच्चे अपने घर जा चुके थे, लेकिन राहुल विवेक ने इस बार घर नहीं जाने का फैसला किया था, क्योंकि वो हॉस्टल के बारे में उस राज को जानना चाहते थे और यही सही मौका था जो पूरा हॉस्टल खाली होगा और उन्हें तफ्तीश के लिए ढेर सारा समय मिल जाएगा। जैसे ही सभी लोग अपने घर चले गए, राहुल और विवेक ने सबसे नीचे बंद पड़े कमरे को खोलना शुरू कर दिया। काफ़ी समय लग गया उस कमरे को खोलते खोलते। 1.5 घंटे बाद जाकर वो कहीं उस कमरे का ताला तोड़ पाए थे और जैसे ही उन्होंने उस कमरे को खोला, वो उसमें जो उन्होंने देखा उसे देखकर दंग रह गए। ये कोई पुराना टॉर्चर रूम था, जहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे इंसानों की हड्डियाँ मिली थी। ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पीछे मुड़ना नहीं चाहते थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और आगे जैसे जैसे वो कमरे के अंदर प्रवेश कर रहे थे, मानो उसका राज अब उठने लगा था। वहाँ पे ऐसी ढेर सारी लाशें मिलती हैं जो फंदे से लटक रही थी। कुछ इंसानों के सर का कंकाल उनके पैरों से टकराते हैं
वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं जाना चाहते। इसलिए वो धीरे धीरे करके उस कमरे का हर एक कोना देख लेना चाहते थे। लेकिन तभी अचानक से राहुल और विवेक को तहखाने का दरवाज़ा बंद होने का आवाज़ सुनाई देने लगा। वो दौड़ के उस तहखाने की तरफ भागते हैं। वो उसे बंद होने से रोकना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इस दरवाजे को कौन बंद कर रहा है। जब तक उस दरवाजे के पास वो पहुंचते हैं, वह दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। अब धीरे धीरे राहुल और विवेक का दम घुटने लगा था। रात काफ़ी हो गई थी और तहखाना उतना ही ज़्यादा डरावना हो रहा था। लेकिन वह तहखाने का दरवाज़ा अब कभी नहीं खुला और राहुल और विवेक की दम घुटने से मौत हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी का पार्ट 2 हम ज़रूर अपलोड करेंगे, इसलिए आप कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ।